अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम मशरिक़ वुस्ता में पैदा होने वाली सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर कालदम तंजीम है एक, जिसने वहां पर दहशत गर्दी की है। ये क्या वाक़या है, इस पर बात करेंगे। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पुरअमन इंतखाबात हुए और उस इंतखाबात के बाद अब हुकूमत साजी का अमल जो है वो इस वक्त शायद हो रहा होगा या अगले एक दो रोज़ में हो जाएगा। कौन हुकूमत बनाएगा, कौन किसके साथ जाएगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। इन तीनों इश्यूज़ पर बात करने के हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खालिद फरूकी साहब, जनाब नौशाद अली साहब, जनाब खालिद क्यूमचोई साहब, तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी तजज़िया नगार हैं। तो पहले बात करते हैं मशरिक़ वुस्ता के हवाले से। खालिद फरूकी साहब, वहाँ पर बड़ी अजीब सूरत हाल है कि अमेरिका कह रहा है कि इसराइल को कि जनाब आपने ईरान के ऊपर हमला नहीं करना, जबकि इसराइल उनकी बात नहीं मान रहा और हमला कर रहा है। और उसके बाद ज़ाहिर है ईरान ने भी जवाब दिया। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है वो ये आई है, मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक ये है कि जो ईरान की मुसल्लह अफवाज है उन्होंने ये कहा कि हमने एक जो इसराइल ने हमला किया था उसका हमने प्रॉपर उनको जवाब दिया है, लेकिन अब हमने फिलहाल ऑपरेशन रोक दिया। और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है ट्रूथ सोशल के ऊपर। वो कहते हैं कि दोनों इसराइल और ईरान दोनों इस वक्त जो है वो अमन चाहते हैं। क्या सूरत हाल चल रही सर? देखिए, ये सूरत हाल इसलिए ख़राब हुई है कि क्योंकि इसराइल ने जंगबंदी जो हो चुकी थी, सीज़ फायर जो थी, इसकी खिलाफ वर्जी मुसलसल की है। उसने एक तो लेबनान पर मुसलसल हमले किए हैं। एक तरफ देखिए ना, इसराइल और अमेरिका यानी ट्रंप के साथ नेतन्याहू मिल के एक तो उन्होंने अंगेज किया हुआ है वहाँ लेबनानी हुकूमत को। मुज़ाकरात जो हो रहे हैं अमेरिका की सालसी में हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ असल में अमेरिका और इसराइल दोनों की पॉलिसी ये है कि वो तकसीम करो की पॉलिसी रख रहे हैं। वो वहाँ पे ये चाहते हैं कि जो लेबनान में जो हिजबुल्लाह है इसको और लेबनानी हुकूमत का जो है एक रिफ्ट जो है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसीलिए ऐसे मुतालबात हो रहे हैं कि हम मुज़ाकरा तो लेबनानी हुकूमत से कर रहे हैं, और जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात थे इसमें लेबनान को शामिल किया गया था। उस जो एक जंगबंदी मुआहिदा था, ईरान ने प्रेशर उस पर डाला था कि उसको शामिल किया जाए। अगरचे लेबनान की अपनी एक आज़ाद हैसियत है, एक अलग से कंट्री है, कोई मुल्क उसके लिए मुज़ाकरात कर नहीं सकता, ईरानी हुकूमत भी नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि इसराइल की मुसलसल जारहियत है, जैसे गज़ा में उसने जारहियत की, इसी तरह से उसने लेबनान पर भी की हुई है। तो वहाँ पे हिजबुल्लाह जो है ये इसराइली कहते हैं वो ईरान की प्रॉक्सी है। ईरान समझता है कि वो वहाँ पे एक ऐसी जमात है जो कि लेबनानी अवाम जो हैं उनको उनकी नुमाइंदगी करती है, मुस्लिम कम्यूनिटी की। अच्छा, लेबनान भी एक बड़ी मुख्तलिफ सी सूरत हाल में है कि वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम है, मुस्लिम जो है उनमें भी डिवीजन है एक, जाहिर है। जो एक डिवीजन है उस वो भी है। अब जो हिजबुल्लाह जिसको नुमाइंदगी करती है वो हिस्सा है मुस्लिम कम्युनिटी का जिनको ईरान जो है सपोर्ट करता है। ये वहाँ पे लेबनान की सूरत हाल है। लेकिन असल मसला ये है कि जो इसराइल है ये मुसलसल क्योंकि जारहियत कर रहा है, मुसलसल वहाँ पे उसने बमबारी की है। उसने, आप देखिए, जनूबी लेबनान सारा उसने हड़प कर लिया है, और बाकी बैरूत पर उसने अब दोबारा बैरूत पर उसने हमले शुरू कर दिए। और बैरूत पर अब जो उसने हमले किए वैसे ही हैं कि जैसे उसने गजा पर किए थे। इसकी वजह से एक समझें कि एक ये इश्तियाल दिलाया गया ईरान को, जिसकी वजह से ईरान ने कल जो है वो वहाँ पे आज सुबह ये नहीं वो उन्होंने वहाँ पे इसराइल पर जो उन्होंने अटैक किया। सो जो उनका अटैक है उसके जवाब में अब इसराइल जो है इसने भी ट्रंप से तो वादा किया था, और ट्रंप के बारे में ये था कि नेतन्याहू ने कहा कि क्योंकि उनकी ट्रंप की ग्रीन लाइट का इंतजार है तो ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, इसके बावजूद इसराइल ने हमला कर दिया। ये इसराइल के अंदर जो सोच अब पैदा हो गई है वो ये है कि अमेरिका से हटके वो कितने इकदाम कर सकते हैं। इसकी दरपर्दा हिमायत भी अमेरिका की उनको हासिल होती है। बाज़ औक़ात वो अब इसराइल जो है अमेरिका को आंखें भी दिखा रहा है। सो उसने वहाँ पे हमला किया है, और अभी ईरान ने तो कहा कि जी उन्होंने उनका जो अटैक था फिल वक्त वो ख़त्म हो गया, उन्होंने रोक दिया। पर इसराइली मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये कोई अगले एक हफ्ते तक मुसलसल ये मामला जो है ये जारी रह सकती हैं। दो खदशे ज़ाहिर वो कर रहे हैं। एक तो यह कि इसराइल मुसलसल हमले करता रहेगा, और दूसरी बात यह कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा जंग हो जाएगी, यानी ईरान और इसराइल के दरमियान। अभी मुख्तलिफ सूरत हाल जो इस वक्त सामने आई है ट्रंप के बयानात की हद तक, वो ये है कि ट्रंप खुद को उस जंग बंदी जो उन्होंने की हुई है ईरान के साथ उससे बाहर नहीं निकालना चाहते, और ट्रंप का ख्याल है कि वो ये मुज़ाकरा जो है जो उसको टूटने न दें। पर ट्रंप का जो दबाव है उसको इसराइल किस हद तक तस्लीम करता है ये देखने की बात अभी है। तो फिलहाल लगता है कि शायद वो इस तरह से तस्लीम नहीं कर रहा। नहीं, वो तस्लीम देखिए ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के अंदर ये बहस है
कि हमने कहाँ तक इस अमेरिका की जो एक डिक्टेशन है उसको एक्सेप्ट करना है। देखिए, ये इसका खदशा पहले भी जाहिर किया जा रहा था, पर इसीलिए अब ये है कि अगर इसराइल जो है ये अटैक अपने जारी रखता है, और ना सिर्फ ये कि ईरान पर अगर वो अटैक रोक देता है, तो वो अगर अटैक लेबनान पर और करता है, और गजा पे भी जिस तरह वो बमबारी भी मुसलसल दरमियान में आके तो गैप से करता रहता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये तनाज़ा जो है ना रुकेगा नहीं, ये बढ़ जाएगा। इसराइल के अंदर एक नई और बहस ये हो रही है कि देखिए, आपने 2 वेपन इसराइल के ईरान के हाथ में पकड़ा दिए हैं। एक वेपन उनके पास है हुर्मज़ का, और एक वेपन है उनकी जोग्राफियाई जो हैसियत है उसका, कि जहाँ पे ईरान है वहाँ पे, यानी जिस खिते में है वो साउथ एशिया के करीब भी लग जाता है, मशरक़ वस्ता का हिस्सा भी बन जाता है, रशिया का भी वो एक समझे कि वहाँ पे उसका समुद्री गुजरगाह है, रास्ता बनता है। तो वो ये है कि, और फिर अगर ऐसे में ईरान ने कहीं न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया, तो बेसिकली इसराइल के अंदर डर और खौफ ये है कि अगर न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया तो उसके नतीजे में फिर ताकत का तवाज़न मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है, तब्दील हो जाएगा। ये वजह है। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी इसराइल जो है वो लेबनान में अपनी जारहियत रोकेगा, और ना गजा में भी नहीं रोकेगा, और जो ईरान का हमला है ये दोबारा भी हमें 1-2 दिन में देखने को अच्छा, वैसे ये नौशाद साहब, ये तो अगर इसराइल अपनी जारियत नहीं रोकेगा तो इसका मतलब मशरिक वस्ता में फिलहाल हमें सुकून आता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बुनियादी वजह ही उस तरफ है ना, जिसकी वजह से सारा मामला बढ़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेरा ख्याल थोड़ी सी बेहतर नहीं है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान अगर आपस में एक मिसट्रस्ट पैदा हो जाए, जैसा कि लग रहा है कि हो रहा है, जैसे कि उन्होंने बात नहीं मानी, डिटेशन नहीं ले रहे वो अमेरिका से, तो फिर ज़्यादा बेहतर नहीं है, फिर काम वड्डे जोरान चला जाएगा। नहीं, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये इतना आसान बहरहाल नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा कि अमेरिका के अंदर कोई भी हुकूमत हो, इवन इसराइल में भी कोई भी हुकूमत हो, ये दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ, वो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और उसके ख़ास मकासद हैं जो इससे भी कहीं बढ़कर हैं। यानी ये सिर्फ एक ईरान की हद तक नहीं, इससे आगे के कुछ मकासद है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग तो शायद ना हो। लेकिन ये जो इस वक्त सरेदस्त जो जंग हो रही है ईरान और इसराइल में, इसमें बड़ा फ़ायदा देखिए। आप देखिए कि ईरान ने टैक्टफुली 2 काम किए हैं। एक तो जिसकी तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका के दरमियान कम से कम, आप इसराइली वज़रा को देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें अमेरिकी तसल्लुत से बाहर आना चाहिए। अमेरिका के अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें सिर्फ इसराइल के कहने के ऊपर किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो इस हद तक तो ये थोड़ी सी दराड़ मौजूद है, इख्तलाफात मौजूद हैं जो हमने देखे भी हैं, जो डांट टपट की सूरत में भी सामने आए। इसराइली प्राइम मिनिस्टर को डांट पड़ी, अमेरिकी सदर ने उसकी कन्फर्मेशन भी दी। अब मामला ये है, दूसरा जो अच्छा एलिमेंट है जो किया है, आप देखिए ईरान ने बड़ा टैक्टफुली प्ले किया है। इसने हमला किया, इसराइल ने ईरान पर, ईरान ने उसका जवाब दिया। जैसे ही अमेरिकी सदर ने कहा कि हमले रोक दिए जाएं, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम हमले रोक रहे हैं। यानी एक्चुअली उन्होंने जो दुनिया के संजीदा हल्के हैं उनको यह पैगाम दे दिया है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कोई वो जिसे कहते हैं कि कोई गैंगस्टर टाइप हमारा इमेज नहीं है जो इसराइल का है, या वो जारहियत पसंद नहीं है। तो ये मैसेज भी उन्होंने कन्वे किया। अच्छा, नुकसान भी कर दिया। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो इब्राहिम जुल्फ़कारी हैं उन्होंने, कि हमने उनका बड़ा और महंगा नुकसान किया। जी। अब एयरबेस में महंगा नुकसान जो है ना वो सिर्फ लड़ाका तैयारे का होता है, सबसे ज़्यादा जो अगर नुकसान है। तो इसका मतलब ये है कि जो ईरान ने अटैक किया है इसराइल के ऊपर, जो उनकी है एयरबेसेस थी जिसमें वो मुझे उसका नाम शुमाली इसराइल में है, शुमाली वो न्यूतम और तिल अनोफ जो है, यानी मकसद कहने का ये है, जो बात मैं कर रहा था उसका पर्पस ये था कि देखिए ईरान बड़े टैक्टफुली अब तक प्ले कर रहा है, इसको हैंडल कर रहा है। जो बात थी लबनान की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उठाया है शहजाद फारूकी साहब ने, कि देखिए लबनान को उन्होंने ये नहीं कहा जिस तरह इसराइल चाहता था कि लबनान को साइड पे कर दिया जाए और वो खुद मुज़ाकरात, अच्छे के उन्होंने मुज़ाकरात किए, लेकिन फ्रॉम डे वन ईरान ने ये अपना जो मुतालबा है इसको इंटैक्ट रखा है। और आज भी वो उन्होंने अमरीकी सदर को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि अब अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि आप जो है ना हमले रोक दें, दोनों रोक दें। इसराइल बात नहीं सुन रहा, लेकिन ईरान ने बात सुन ली है। ये कैसा दिलचस्प मामला है कि ईरान ने उनके कहने के बाद ये कहा कि हम जो है फिलहाल हम हमले नहीं करेंगे, कि अगर दोबारा इसराइल हमला करता है तो ये स्टैब्लिश होता है कि वो जारियत पसंद है और हम अमन पसंद है। तो मैं ये समझता हूँ कि सफारती पर्सपेक्टिव के अंदर ये बड़ा अहम एक जिसे कहते हैं मूव है ईरान की तरफ से,
जहां तक नुकसान करने की बात है, नुकसान वो कर सकते हैं, वो करते हैं और वो करते चले आ रहे हैं। अब मामला ये है कि इस सिचुएशन के अंदर जब अमेरिकी सदर ये खुद कह रहे थे कि इस हफ्ते, यानी जब जो हफ्ता शुरू हुआ है, ये जो है मुआहिदा होने के इम्कानात मौजूद थे, तो इसराइल ने उसको सबूताज भी किया है। तो ये भी पैगाम पूरी दुनिया को जा रहा है। सो ओवरऑल अगर आप देखें सफारती सतह के ऊपर, और फिर हमारे मोहसिन नकवी साहब भी पैगाम लेकर गए हैं, फील्ड मार्शल साहब का भी, और वो यकीनन उसके अंदर जो भी अमन की रास्ते के लिए जो भी मैक्सिमम बेहतर हो सकेगा वो उसकी तरफ जाने की, और ईरान उसके ऊपर लब्बैक कह रहा है, उसके साथ चल रहा है, और यही शो कर रहा है कि इसराइल अग्रेसर है, हम जो है वो नहीं है, ये अग्रेसर है इसराइल। बल्कि एक फिक्रा जो है ना उसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ट्रंप का है, वो ये कि इसराइल को हर सूरत डील को तस्लीम करना होगा, उसके वो पास डील कुछ चारा नहीं होगा, तस्लीम करना होगा वाली जो बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप जो है हर सूरत में अब डील पर आमादा भी है, ज़हनी तौर पर भी। पैसों का तनाजा है कि वो जो एसेट्स उन्होंने हवाले कर रहे हैं, लेकिन डील की बात जो है वो मार्को रूबियो और बाकी लोगों ने कहा कि अब जंग खत्म हो चुकी, यानी हम जंग से बाहर आ चुके हैं। तो अब दोबारा इसराइल की तो कोशिश रहेगी कि अमेरिका को जंग में शामिल करे। जैसे उन्होंने एक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी हम कमांडो एक्शन कर सकते हैं, यानी जब कहा कि कोई चारा ना बचे, लेकिन वो बाहर अगर एंटर नहीं होना चाहता, अमेरिका ना करे चोई साहब, तो फिर ईरान में हर निबड़ लेगा इसराइल के नाल। हमने इस जंग में देखा, पहले ये एक हवा था कि इसराइल को जो है ना उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है और बड़ा कुछ है, लेकिन हमने इस जंग में देखा जो हुई है कि ईरान ने सर उन्होंने राय पाता पड़ के। बट साहब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी का मुस्तकिल मुआहदा होने जा रहा है, इस मुआहदे के लिए जो है वो पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं वो जारी हैं, और इस मुआहदे से जो सबसे ज़्यादा खौफज़दा फरीक नज़र आता है आपको पूरी दुनिया के अंदर, वो इसराइल है। और इसराइल जो है वो इस तरह के जो वाक़यात है वो चाहता है कि मशरक़ वुस्ता के अंदर जो है वो कशीदगी ख़त्म ना हो, मशरक़ वुस्ता के अंदर जो है वो तनाव इसी तरह बढ़ता रहे। लेकिन ये भी वाज़ेह है कि अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दोबारा जंग में जाने के लिए आमादा नज़र नहीं आते, इसलिए वो कोशिश ज़रूर करते हैं और नेतन्याहू पर कोई दबाव डालने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका दबाव जो है वो अक्सर हम देखते हैं कि वो कारगर साबित नहीं होता। जैसे अब जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इसराइल नेतन्याहू से कहा था कि भाई आपने ईरान पर हमला नहीं करना, आपने जवाब नहीं देना, लेकिन जो है नेतन्याहू ने उनकी को बात जो है वो तस्लीम नहीं किया। लेकिन इसमें जो है ये जो कशीदगी के जंग तो बाकायदा जो है ईरान इसराइल अमेरिका के दरमियान शुरू नहीं हुई, लेकिन ये कशीदगी के जो उक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं रीजन के अंदर, खित्ते के अंदर, इससे फिर इसकी सारी कीमत जो है वो इस खित्ते के अवाम को अदा करना पड़ती है, और बल्कि पूरी दुनिया को अदा करना पड़ती है कि उसी वक्त कशीदगी के साथ ही जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं उनमें एक बड़ा जंप आना शुरू हो जाता है, और जो इन्वेस्टर है पूरी दुनिया के अंदर वो परेशानी का शिकार हो जाता है, और कारोबार जो हैं वो रुक जाते हैं। और इसमें देखिए कि महंगाई बढ़ जाती है सारी दुनिया में, जी महंगाई बढ़ जाती है, और नुकसान जो है फिर वो अवाम का होता है। अमेरिका के अंदर जो है बहुत ज्यादा इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। खालिद रुकी साहब जरा बात कर लेते हैं, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो हुआ, एक कालादम तंजीम है सर, उनको कालादम करार दिया गया, ज्वाइंट एक्शन पी के नाम से तंजीम है। इन्होंने सर हमला किया, 4 अहलकार शहीद किए, इन्होंने CMH के ऊपर हमला किया, और 20 से ज़्यादा सिक्योरिटी अहलकार जो हैं वो जख्मी हैं। अब ये जो हमला किया गया है, इसको मतलब रियासत पूरी ताकत के साथ इसको कुचलना चाहिए कि नहीं? इसके बाद देखिए गौहर, ये जब पहले पिछले साल भी जब ये वाक़यात हुए थे तो रियासत को तभी एक्शन लेना चाहिए था। ये जब जत्थे जो हैं ये निकलते हैं, और हमने पंजाब में भी देखा, पाकिस्तान में भी देखा, कई एक ऐसे वाक़यात 9 मई के वाक़यात हुए, 9 मई के वाक़यात हुए, जब जत्थों को इस बात की छूट मिल जाती है या वो ये महसूस करें कि वो कोई भी ऐसी हरकत करेंगे तो रियासत शायद उन पर नरम हाथ डालेगी। यहाँ सबसे बड़ी एक मिस्टेक हो जाती है रियासत से भी और उन लोगों को समझने में भी। रियासत बहरहाल रियासत है जी, वो एक छूट होती है, ख़ास हद तक होती है। 9 मई के वाक़या जिनका अभी आपने हवाला दिया, इसमें भी ख़ास हद तक थी, लेकिन एक बन गया ना, एक तरीकाकार बना लिया गया ब्लैकमेलिंग का, ये तरीकाकार बन गया।
9 मई के बाद आपको पता है कि यहाँ पे एक मजहबी जो जत्था था उसने भी ये हरकत की। तो इन लोगों को जब सबक सिखाया गया तो उसमें मेरा ख्याल है कि काफ़ी मामलात को उसने नॉर्मल किया। वहाँ भी अब ये है कि जो मुतालबात उनके हैं उनमें कुछ मुतालबात तो कुछ मुतालबात देखिए ना ऐसे हैं, लेकिन बेसिकली तो चीज़ें हैं मुतालबात की आड़ में आप मकासद आपके क्या हैं। मुतालबा तो आपके अगर जब ये आप ये मुतालबा करते हैं कि जी उमरा की जो अशराफिया की जो मराहत हैं ये कम की जाए, एहतसाबी निज़ाम मजबूत किया जाए। ये मुतालबा तो अमेरिका में भी किया जा सकता है, अमेरिका में भी किया जा सकता है, ये इससे बरतानिया में भी किया जा जो सकता है। मकामी वसाइल है मकामी लोगों पर खर्च किया जाए, इससे किसको इनकार हो सकता है। अच्छा, बिजली सस्ती करने का वहां पे एक मुतालबा था, ये मुतालबा इस हद तक मान लिया गया कि 3 रुपए यूनिट वहां बिजली कर दी गई। अच्छा, ये इंतहाई कम रेट्स हैं। अब ये मुतालबा कहीं केपी में भी लोग उठ के करेंगे जना हम ये चीज पैदा करते हैं, सिंध में करेंगे जी हम ये गैस पैदा करते हैं, पंजाब कहेगा जी हम गंदम पैदा करते हैं, तो हमने ये इस रेट पे रखनी है बाकी महंगे रेट पे रखें। ऐसे मुतालबात नहीं होते। वहां पॉलिटिकल पार्टीज 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पीपल्स पार्टी है, आपको पता है कि पहले नहीं थी, ये पाकिस्तान की सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर में नहीं थी, फिर बन गई पीपल्स पार्टी है, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून है और पीटीआई भी है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये 3 कौमी सतह की पार्टियां वहाँ पे हैं। अच्छा, ये पार्टियां जब वहाँ पे हैं तो वो वहाँ के अवाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो ग्रोह बन जाते हैं, ये जो जत्थे आते हैं, ये बेसिकली उस खौफ में भी होते हैं कि इन पार्टियों को तोड़ें और वहाँ की बजाय वो ऐसे मुतालबात लें जिनमें कुछ मुतालबात मैं समझता हूँ कि वो हैं जिनकी इनको सरहद पार से, बॉर्डर पार से शय मिलती है। ये कुछ मुतालबात इसके पीछे वो हैं। सर ये बाकायदा जिस तरीके से भारतीय मीडिया इनको प्रमोट कर रहा है, प्रमोट जिस तरह से कर रहा है, 12 नशिस्तों वाला जो मामला है ये बड़ा स्ट्रेटेजिक इशू है और इस पे तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि अगर आपने कोई फैसला लेना है तो आप जाएं। सड़कों पे ये मुतालबा मामला हल नहीं हो सकता। ये मामला कहाँ पे हल होगा? पार्लियामेंट में। पब्लिक के पास जाएं, वोट लें और वोट लेके इतनी अक्सरियत में जाएं कि आप कोई तरमीम करवा लें आइन में। अच्छा, कानून साजी भी इस पे नहीं हो सकती, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी इस पे जारी नहीं हो सकता। सो वहां पे ये जो जत्था जिसने ये काम किया है और जिस तरह उन्होंने दीदा दिलेरी से कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर हमले किए हैं, इसकी मेरे ख्याल में मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसका आज़ाद कश्मीर में बड़ी एक जो सिस्टम है पाकिस्तान की मदद से वहाँ जो चल रहा है, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम वो इलाका है, वो बड़ी मजबूती के साथ है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को इसमें अपनी पूरी रेट दिखाना होगी। वहाँ पे इन लोगों के साथ जिन्होंने ये काम किया उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो 9 मई के जिम्मेदारों के साथ हुआ, क्योंकि ये मुआफ़ी नहीं है। 9 मई के जिम्मेदारों के साथ सर काफी डिले हो गया, यहाँ पे डिले नहीं करना चाहिए। डिले देखिए वो फिर मैं आपको कहूँ, रियासत जो होती है ना, स्टेट जो है, ये बहुत बड़ा दिल रखती है। वो कुछ चीज़ों को साथ लेके चलती है। कुछ लोगों की मिस्टेक्स जो हैं उनको कहीं किसी जगह पे माफ़ कर दिया जाता है, कहीं पे उनको सजा दी जाती है, लेकिन फिर एक गोशा ऐसा होता है जहां ये समझा जाता है कि यार इन लोगों को कैसे समझ आएगी। वहां एक यानी सियासी एक रास्ता, डायलॉग, टेबल पे बैठना, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर का एरिया जो है ये बड़ा सेंसिटिव है। आपको पता है कि इसकी जो हैसियत है वो अभी तक कश्मीर पूरे की हैसियत मुतनाज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला है। अच्छा, ये जो 12 नशिस्तों वाला मामला है, इसमें भी ये चीज़ें जो है ये बड़ी देखने की हैं कि ये शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये सीटें जो थी उन्होंने ये हाँ, लेकिन 1947 में जब पहली कैबिनेट बनी तो 6 रुकनी कैबिनेट थी सर, उसमें से 2 महाजर थे, रावलपिंडी के रहने वाले थे, लेकिन 2 महाजर थे जो उस कैबिनेट में आए थे और वो आज़ाद कश्मीर की कैबिनेट में थे। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद जब शिमला मुआहदा हुआ ना जी, तो शिमला मुआहदे के बाद फिर जरूरत इस बात की हुई कि क्योंकि हम चले गए हैं एक ऐसे मामले के जिसमें कल हम वो जा सकते हैं, इस असवाब राय की तरफ जा सकते हैं। सो वहाँ पे ये स्टेट लेवल पे ये फैसला हुआ और आज़ाद कश्मीर की क़यादत से मिलकर ये फैसला हुआ। अब इस पे इल्ज़ाम लगा देना कि आप इसको हुकूमत अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है या हुकूमत बनाने गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, मैं कहता हूँ कि किसी मुतालबे में अगर कहीं किसी जगह पे कोई भी कहीं मतलब हकीकत भी है तो उस मामले को हल कैसे करना है? हल उसको करना है टेबल पे बैठ के, हल उसको करना है कानून के जरिए, हल उसको करना है पार्लियामेंट में बैठ के या जुडिशरी के जरिए। जब आप गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करेंगे, सड़कों पर आके तोड़ फोड़ नहीं, आप असले का इस्तेमाल करेंगे, आप कानून नाफिज करने वाले इदारों पे हमले करेंगे, उनके अहलकारों पे हमले करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में कहीं ये बात है या नहीं है, आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। सो ये दुश्मन के हाथों में खेलने वाली बात है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इस जो इन लोगों ने ये जो कालअदम तंजीम है,
इन लोगों ने जो एक्शन किया है इसकी आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ी मुखालफत हो रही है। वहाँ के जो शहरी हैं वो खुद भी सोचते अच्छा, हैं। मैं यही गुजारिश कर रहा था कि इसके बाद के जो उन्होंने किया है खालिद फारूकी साहब, जो उन्होंने कल किया है, उसके बाद नौशाद साहब वो तो बाकायदा खुद दुश्मन बन गए ना सर। जी जी, आपने बाकायदा रियासती इदारों के ऊपर हमला कर दिया और उसकी फुटेजेस भी आ गई हैं। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूं, मैंने फुटेजेस चलती देखी हैं और उन फुटेजेस में देखा जा सकता है किस तरीके से वो यानी कानून नाफज करने वाले अदारों के साथ किस तरह के जो एहलकार उनके साथ कैसे बर्बरियत कर रहे हैं, वो देखा जा सकता है सारा। तो उसके बाद तो आप खुद दुश्मन बन गए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूँगी, एक जो हमारे हैं अपना दफ्तर खारजा के तर्जुमान, उनकी तरफ से एक बयान आया और इस बयान में उन्होंने कहा है कि जनाब बरतानिया के अंदर मुकीम बाज हल्के जो हैं, ये जो मामला है आज़ाद कश्मीर का, इसके ऊपर बड़ा वावेला कर रहे हैं और बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मैं जानता हूं, इस बात को आप भी जानते हैं, इंडियन मीडिया इस हवाले से जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह की आवाज़ें जो हैं वो वहाँ से भी आ रही हैं जो बरतानिया में बैठे हैं, और कुछ आवाज़ें इस तरह की वो लोग भी कर रहे हैं जो हर बार इंडिया के साथ जा मिलते हैं। जी जी, उन्होंने करना ही करना। देखिए, जब व्हाट्सएप ग्रुप आता है और आपकी एक ड्यूटी होती है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको एक ड्यूटी असाइन की जाती है कि ये आपको टेक्स्ट भेजा जा रहा है, ये तकरीर आपको भेजी जा रही है, ये आपने करनी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, देखें, सियासत में जत्था कब बनता है, जत्थे क्यों बनाए जाते हैं? 2014 से पहले तो आपके यहाँ धरनों की और ये जत्थों की सियासत नहीं थी। ये जब शुरू की गई तो एक्चुअली ये मॉडस ऑपरेंडी और ये तरीक़ाकार और इसके मास्टर्स एक ही हैं। उस वक्त भी थे, आज भी हैं। उस वक्त भी मकसद यही था कि आपको अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए, आज भी यही मकसद है। कौन चाहता है आपको अदम इस्तेहकाम आपके हम हो? वो आपको पता है कि आपका नेबर है, भारत चाहता है। तो बरतानिया के थ्रू फंडिंग आ जाए तो एक ही बात है, वो उधर से घुमा के आप दे दें, आप वहाँ पर बरतानवी जो कश्मीरी वहाँ बैठे हैं, अगर आप उनको फैसिलिटेट कर दें, वो यहाँ फैसिलिटेट कर लें, तो ये पॉसिबल। ये लिंक्स सारे वही हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कोशिश ये की जा रही है। देखिए, जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी थी तो हमारे यहाँ पे तमाम तर मुबस्सरीन ये कह रहे थे कि भारत चुप नहीं बैठेगा, वो फितना अल खवारिज हो, फितना अल हिंदुस्तान हो, इसके अलावा भी हर तरह से ये कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान को इंटरनली जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश करे। अब ये जो अवामी एक्शन कमेटी थी, पिछले साल जो कुछ हुआ था सितंबर 2025 में, वो काफ़ी था आंखें खोलने के लिए। उस वक्त भी तो 10 के करीब जो बात हो गई थी, तो उस वक्त इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए था। लेकिन ये जो जिस तरह फारूकी साहब ने कहा कि रियासत के कुछ अपने, जैसे कह लीजिए कि माँ की तरह होती है, माँ की फिर थोड़ी शफकत भी होती है, फिर वो सारे इस मामले की वजह से वो लोग जो हैं वो जैसे कह लीजिए कि वो थोड़ा उनको हालाशेरी मिल गई, वो और ज़्यादा बढ़ते चले गए। और हालत ये है कि कल मैं एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, मैं एक यंग सा बच्चा, और उसको सही तरह बात करना भी नहीं आती और वो कोई बात सही तरह समझाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो उसके साथ साथ तड़ियाँ भी कराई जा रहा है, और वो फिर आपके सोशल मीडिया पर भी मौजूद है, फिर वो उन लोगों तक भी पहुंचती है जिनको वो उकसाने की कोशिश कर। सो ये सारा जो अमल है, इसका मकसद और पर्पस सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार। अब मैं इस मुतालबे के ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा। देखिए, ये 53 सीट्स हैं, 33 आपकी बराह रास्त आज़ाद कश्मीर की सीटें ना, 12 ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, और 8 जो आपकी अदरवाइज मखसूस नशिस्तें, इनको निकाल भी दिया जाए, 27 की जो अगर मेजॉरिटी के साथ आप हुकूमत बनाते हैं या गिराते हैं, तो ये 12 सीटें उसके अंदर क्या किरदार अदा कर सकती हैं? सिर्फ 12 की अगर आप बात कर लें, इसमें से भी जो 6 मकबूजा जम्मू के जो 4.5 लाख से ज़ायद वोटर हैं, उनकी नशिस्तें मौजूद हैं। अगर चले दूसरी वैली की 6 सीटें हैं, उसमें वोटर कम है, तो आप इसको मुतनासिब नुमाइंदगी की बात कर सकते हैं। लेकिन ये बात फारूकी साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि सर, आइन के मुताबिक वो सीटें जो हैं वो सिर्फ 2/3 अक्सरियत के बाद ही उनका फैसला हो सकता है, जो भी हो, कोई भी बात करे। तो आप इतनी वहां पे कंसेंसस पैदा करके, अवामी एक्शन कमेटी अगर इस काबिल थी तो वो ये करे, लेकिन वो ऐसा नहीं था सर। पहले यहां पर भी वो जो जमात बनाई गई थी, जिसके पीछे जो लोग शामिल थे, जो मास्टर्स थे, उन्होंने यहां भी यही कुछ करवाया था, वहां भी यही कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर्स एक ही हैं, मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, या मुख्तलिफ तरीकों से हमले करने की कोशिश की जा रही है। ये पॉलिटिकल साइड की एक एंगलिंग है, यानी फितना फसाद बर्पा करके आपको अदम इस्तेहकाम कर, और एक उन्होंने अस्करी पर्सपेक्टिव के अंदर डायरेक्टली फंड करके जो फितना हिंदुस्तान है या फितना अल खवारिज इनडायरेक्टली वो उनको करके, क्योंकि आपने
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पड़ी थी कि ये तमाम जो ग्रोह हैं इस वक्त जो यहाँ पे टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ये सारे आपस में जुड़ चुके हैं, चाहे वो BLA हो, चाहे वो TTP हो, या इनकी ज़ेली जमातें हो, मजीद ब्रिगेड हो या दूसरी हो, ये सब इन्होंने एक जिसे कहते हैं ना नेट बना लिया हुआ है। नेट बना के ये एफर्ट करे, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने इनको जो है अब वो पीछे धकेल दिया हुआ है। अब इनकी सर्वाइवल सिर्फ इसी में है कि ये इकट्ठे हो जाएं। सो एक्चुअली ये सारे का सारा जो सिस्टम है, ये आप कभी भी धरनों की सियासत न पीपल्स पार्टी ने की, न नून लीग ने की। पीपल्स पार्टी पे कौन सा जिसे कह लीजिए कि जुल्म नहीं हुआ जब मुखालिफ हवा उनके मुखालिफ थी। नून लीग पे क्या नहीं हुआ, उनके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने उठा के घर भेज दिया, और एक बार नहीं हुआ 3 बार हो गया। अब मामला ये है कि ये कौन करता है, ये वाली जो सियासत का अंदाज, धरनों का, जुत्थों का, ये बेसिकली आप देखें ना, आप धरना कैसे दे सकते हैं। आप धरनों की फंडिंग का अगर सिर्फ कभी ऑडिट करा के देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। आप जलसों के ऑडिट करा के देखें, आप हैरान रह जाएंगे। ये कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख की गेम नहीं है। नहीं सर, ये करोड़ों अरबों रुपए की गेम है। अरबों रुपया अगर इन्वॉल्व है। असलहा कहाँ से आ गया अवामी एक्शन कमेटी के पास? जी, उनकी फुटेज भी आई हैं। हाँ जी, कैसे आ गया, कैसे इजाजत दिखाते हैं कि हमले कैसे किए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि ये मैसेज कन्वे। और आप देखिए एक और गेम शुरू हो रही है। बाज जो अवामी तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी फौरन बात आनी शुरू हो गई है जी, आज़ाद कश्मीर में ये और आज़ाद। और भाई पिछले 50 सालों से आपको मकबूजा कश्मीर नजर नहीं आता, उस वक्त आपकी जुबानें गंग हो जाती हैं, वो उस वक्त आपसे बोला नहीं जाता। और यहाँ पर अगर ये मामला है जिसके अंदर हमने उनको इनफ टाइम दिया अवामी एक्शन कमेटी को, उससे मुतालबा अभी कोई पुरानी बात तो है नहीं। 3 दिन पहले की बात है। 3 रोज पहले तो आप मुज़ाकरात में बैठे हुए थे, और 38 में से 35 आपकी जो डिमांड्स है पूरी हो गई। ये भी जो डिमांड है ये अनरियलिस्टिक है। जी बिल्कुल, ये भी जो डिमांड है खालिद कीम साहब, ये भी उनसे कहा गया कि आप इलेक्शन लड़ें, 27 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं, आप इलेक्शन में जाएं, आपको वो अवाम वोट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप आके 2/3 मेजोरिटी चेंज कर लें। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आज़ाद कश्मीर का, वो भी तो इसी तरह से है ना कि आर्टिकल 33 है, जिसके तहत आप 2/3 मेजोरिटी के साथ ही किसी शिक को ख़त्म या उसमें कुछ इजाफा कर सकते हैं, उसके बगैर तो नहीं हो सकता ये। अच्छा देखिए कि इस वक्त फरूकी साहब ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि जत्थों को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और जत्थों को ये हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जिस तरह वहाँ पर कश्मीर के अंदर जो है पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और इन कार्रवाइयों के अंदर जो है ना सिर्फ फितनतुल हिंदुस्तान के अनासर शामिल हैं, बल्कि वहाँ पर अफगान फैक्टर जो है वो भी उसमें शामिल है। और ये जिनका आप 9 मई वालों का जिक्र कर रहे थे, वो 9 मई वाले जो हैं, अब वो अनासर भी इस जो हैं इस सूरत हाल में, इस हंगामा राई में, इस फसाद के अंदर जो है वहाँ की पुरतशद्दद कार्रवाइयों के अंदर वो वहाँ पर शामिल हैं। इन पर सख्त हाथ जो है 9 मई से भी सख्त हाथ डालने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहराह है। कश्मीर पाकिस्तान के लिए इंतहाई हसास एरिया है, खिता है, और ये बड़ा पुरअमन एरिया था, यहाँ कभी ऐसे वाक़यात नहीं होते थे। लेकिन जब से ये कारादम तंजीम जो है वजूद में आई है, इसकी वहाँ कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, वहाँ उस वक्त से जो अमन है वो ख़राब हुआ है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट, उसने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो है वो फैसला दिया है कि ये एक आइनी अमल है। आइन के तहत ये नशिस्तें जो हैं, आज ये 12 नशिस्तें जो पाकिस्तान के अंदर है महाजरीन की, ये उनके लिए मुख्तस की गई हैं। हाँ, इस वक्त तो चूँकि असम्बली जो है अब वो अपनी म्याद पूरी कर चुकी है, वहाँ इंतखाबात होने वाले हैं। आप इंतखाबात में हिस्सा लें, अपनी पार्लिमानी कुव्वत पैदा करें, पार्लिमानी ताकत पैदा करें, और पार्लिमान में जो है वो तरमीम के जरिए जो है आप वहाँ पर इस्लाहात जो हैं वो ला सकते हैं। लेकिन वहाँ की जो तमाम सियासी जमातें ख्वाह एक दूसरे से इख्तलाफ रखती हों, हुकूमत में हों या अपोजिशन में हों, तमाम जमातों ने पार्लिमान के अंदर, असम्बली के अंदर जो है वो इत्तफाक राय से मुतफिका तौर पर जो है वो करारदाद इन नशिस्तों के महाजरीन के हक में पास की है। अब जाहिर है कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो अवाम मैंडेट देंगे उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। अच्छा सर, बात कर लेते हैं, टाइम थोड़ा है बेशक, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुआ। एक तो सर बड़ा पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुआ, कोई वहाँ पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई जहाँ पे हंगामा रही हुई हो या किसी का कुछ सीरियस इक्का दुक्का वाक़या शायद कुछ हो गए हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है हुआ कि जिस पे बड़ा इल्जाम लग सके। और अभी तक की जो इतलात है उसमें पीपल्स
पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आई है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद भी दे दी। जी बिल्कुल। तो आप ये समझते हैं कि वहां पर मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी अपना जो है वो वसीम लेके आएगी? देखिए 10 नशिस्तें हैं पीपल्स पार्टी के पास, जी जी। तो वो उसके पास हक है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाए या फिर वो मुस्लिम लीग नून के साथ। जैसा कि विफाक में है कि पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर हुकूमत में शरीक नहीं, लेकिन हुकूमत को उसकी सपोर्ट हासिल है, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है वो। इसी तरह मुस्लिम लीग नून वहाँ फैसला कर सकती है, मेरा ये ख्याल है, ऑब्जर्वर के तौर पे मैं समझता हूँ। लेकिन ये है कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अगर जितने स्टेक होल्डर वहाँ पे आए हैं उन सबको अगर एक सिस्टम का हिस्सा वहाँ पे बनाया जाए। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को ये बड़ी मुबारकबाद कि उन्होंने इलेक्शन जीता, बिलावल ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर आज़ाद उम्मीदवारों को भी शामिल रखे और एक आध बंदा पीटीआई का भी ले ले और नून लीग के भी ले, हुकूमत होगी पीपल्स पार्टी की और अक्सरियत मेजॉरिटी उसमें कैबिनेट में पीपल्स पार्टी की होगी। इससे एक तो ये होगा कि इनको जो पीटीआई ने इस वक्त जो प्रोपेगेंडा करना है, आपको पता है उनका एक सेल काम कर रहा है सर उन्होंने कहा जी कि हमने तो इतनी नशिस्तें वो जीत ली। वो कह रहे हैं कि हमारी पता नहीं 8 नशिस्तें थी और पता नहीं हम जीत रहे थे, फिर हमारे नहीं वो तो 18 बता रहे हैं, वो तो 18 बता रहे हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है, अच्छा उनको ये बता देना चाहिए कि टोटल जो सीटें हैं ना जनरल वो 24 हैं, 18 तो धरती से चले। नहीं उन्होंने कहा 18 हमारी हैं, 2 हमारी हमदर्द एक जमात की हैं, 20 उन्होंने कर लिया है। लेकिन मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो वहाँ की जीबी की जो सूरत हाल है ना, इसकी बड़ी हसासियत है। इसको समझते हुए थोड़ा सा जो पार्टी जीती है, पीपल्स पार्टी जीती है, उसको या ये इसको सियासी हिकमत अमली का एक हिस्सा बनाया जाए, कम से कम इनके प्रोपेगेंडे को जो है उसको नाकाम करने के लिए। और दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर मिलकर हुकूमत बनाते हैं तब भी, क्योंकि इन्होंने स्मूथली विफाक में भी अपना एक दूसरे का साथ रहे हैं, तो वहाँ भी जीबी में भी ऐसा होगा। और मैं तो समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होने वाला है उसमें भी जाके तो इन पार्टियों को इसी तरह से पार्टिसिपेशन जिस लेवल पे की है, पहले देखिए एक फ़र्क सिर्फ ये होता था कि पार्टिसिपेशन का लेवल ये नहीं होता था, आपको महसूस होता था कि जीबी का इलेक्शन दूर दराज का इलेक्शन है। अब आपको लाहौर में बैठे ये एहसास हो रहा था कि ये भाई मेरे बिल्कुल करीब है, ये आप उससे दूरी फील नहीं कर रहे थे। बिल्कुल एक बड़ा। अच्छा हालांकि उनसे साहब आपकी बड़ी नजर है बीजेपी के इलेक्शन के ऊपर, मुझे ये बताइए कि पीटीआई ये 24 नशिस्तें थी, इनके रिजल्ट जो आए हैं आपने उनको कंपाइल भी किया, देखा भी, इसमें किस जगह पे तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरी पोजीशन पे आई है? कितनी तहरीक इंसाफ ने तो वहाँ पर बतौर पार्टी जो है बतौर जमात जो है उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन में कोई हिस्सा भी नहीं लिया और इसलिए उनके वहाँ पर उम्मीदवार कामयाब होने वालों का तो तस्वर नहीं किया जा सकता। हाँ ये हो सकता है कि कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार हो कहीं चंद एक उनको वो कह रहे हैं कि हमने शायद सपोर्ट किया है 1-2 को, तो एक जो है वो मजलिस से वो वहदतुल मुस्लिमीन के रुकन जो हैं वो मुंतखब हुए। देखिए कि ये फरूकी साहब ने भी दुरुस्त फरमाया कि ये जो इलेक्शन हुआ है गिलगित बल्तिस्तान का, इस इलेक्शन में हम पहली बार देख रहे हैं कि इतना जोशो खरोश आया है, इतनी वहाँ पर इंतहाबी सरगर्मियाँ ज़ोरदार तरीके से हुई हैं। और ये पीटीआई वाले अपना नहीं देखते कि 2020 में इन्होंने क्या किया। 2020 में तो इन्होंने जो दूसरी अपोजिशन की जमातें थी पीपल्स पार्टी नून लीग, उनको तो वहाँ पर इंतहाबी मुहिम भी चलाने की इजाज़त नहीं दी गई और पीपल्स पार्टी की काफ़ी सीटें जीती थी, जो रिजल्ट जो है वो तब्दील किए गए। और ये पीपल्स पार्टी को आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद भी दी है। और उसके साथ मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई है, वहाँ पर उनकी बेस भी है, लेकिन इन नताइज में एक रोल वफाकी हुकूमत का भी है। वफाक ने एक स्पेस दी है, माहौल दिया है पीपल्स पार्टी। बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, इसका प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।